हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल उपवन एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग राजनीति विज्ञान का डिस्कशन कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो राजनीति विज्ञान पे रहेगा, पॉलिटिकल साइंस पे, जिसका चैप्टर 4 हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसका नाम क्या, अंतर्राष्ट्रीय संगठन। कक्षा 12वीं से रिलेटेड है और ये क्या है, आपका पार्ट 3 है, जिसमें हम यूएन वगैरह के बारे में पढ़ रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समकालीन विश्व में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की जो पहली पुस्तक है उसका डिस्कशन कर रहे हैं। उसका चैप्टर कौन सा है, ये 4 है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, जिसमें हम यूएनओ के बारे में पढ़ रहे हैं। जिसमें हमने डिस्कशन किया कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन क्या है, उसकी आवश्यकता क्यों होती है, यूएन के बारे में जाना, यूएन की स्थायी सदस्यता के बारे में जाना। तो ये सारी चीज़ें हमने जानी। और पिछले लेक्चर में जो है वो थोड़ा सा कट गया था, ये वाली चीज़ें यहाँ पे लिख रखी थी मैंने, तो वो क्या हो गया था, कट गया था। तो इस वजह से मैंने दोबारा से, मेरे को क्या ये चीज़ें यहाँ पे लिखनी पड़ी हैं, तो इसको दोबारा से एक बार देख लेंगे 5 मिनट में। तो आइए बिना किसी देरी के अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं, ओवरव्यू ले लेते हैं आज हमें क्या पढ़ना है। तो पहले पढ़ना है यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी बनने की क्या योग्यताएँ हैं। दूसरा है वीटो प्रक्रियाओं और ढांचे में सुधार। ठीक है ना, देखेंगे एक एक करके। फिर यूएन की स्थायी सदस्यता से संबंधित कुछ तथ्यों को जानेंगे। फिर जानेंगे यूएन का न्यायाधिकार क्या है। फिर उसके बाद थोड़ा सा एक संगठन है आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, जिसको अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष बोलते हैं, तो वो देखने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। और आपका जो इकोनॉमिक्स में है वो मैंने नेशनल इनकम पे एक वीडियो बना के डाल दिया। जो इनकम मेथड होता है आपका, आय विधि होता है, तो उस पर मैंने एक वीडियो डाल दिए, तो जाके वो देख लेना। तो नेशनल इनकम से जो रिलेटेड आय विधि के सवाल हैं वो आप क्या कर लेंगे, आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक वीडियो और लेके आऊँगा जिसमें प्रैक्टिस करवाऊँगा कि 2-4 क्वेश्चन, क्योंकि ज़्यादा तो करवा नहीं सकता, तो 2-4 क्वेश्चन और करवा दूँगा, तो जाके उसको भी देख लेना अपना। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये पता ही है, छूट गया था, हमने 2-3 पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, लेकिन फिर भी थोड़ा जल्दी से कर लेते हैं। तो क्या है, फर्स्ट टॉपिक क्या है, यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी बनने के मानदंड। तो बैकग्राउंड आपको पता ही है, मैंने बताया था कि यूएन में क्या है, 5 स्थायी सदस्य होते हैं। और कितने होते हैं, 5 स्थायी सदस्य होते हैं, और 10 होते हैं अस्थायी सदस्य। तो इन 5 स्थायी सदस्यों को मैंने बताया भी था, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ठीक है ना। और एक कौन सा है वो बताइए आप, ठीक है ना। तो वो 5 देश हैं, कौन कौन सा, अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना और रशिया। तो ये 5 हैं। तो फिर ऐसा माना गया कि ये जो देश हैं ये क्या है, पूरे विश्व की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, राजनीतिक विशेषताओं की नुमाइंदगी नहीं करते हैं, राजनीतिक वास्तविकताओं की नुमाइंदगी नहीं करते, विश्व के देशों का बराबर का प्रतिनिधित्व नहीं है। तो इस वजह से क्या होता है, 1990-91 के बाद जब सोवियत संघ का विघटन हो जाता है, तो उसके बाद क्या है, कुछ बैठक वगैरह होती है। तो बैठक वगैरह होती है तो उसमें कुछ मानदंड सुझाए जाते हैं, जिस पर क्या है, सभी देशों की क्या सहमति बनती है कि अगर स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना है। मतलब बोला गया था कि स्थायी सदस्य और अस्थायी सदस्यों की संख्या में क्या होनी चाहिए, वृद्धि होनी चाहिए। इस वजह से क्या था कि 1990-91 के बाद कुछ मानदंड सुझाए गए, यानी कुछ नियम सुझाए गए, जिसके पास ये 6 चीज़ बताई गई है। तो जिसके पास ये सारी चीज़ें होंगी उसको यूएन में, यानी संयुक्त राष्ट्र संघ में क्या, स्थायी सदस्य या अस्थायी सदस्य के तौर पर शामिल किया जाएगा। तो आइए एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो पहला क्या, बड़ी आर्थिक ताकत होनी चाहिए। यानी अगर आप यूएन का स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहते हैं तो आप क्या होनी चाहिए, बड़ी आर्थिक ताकत। बड़ी आर्थिक ताकत इसलिए होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि मान लो कि कहीं पे, मैंने पहले ही बताया था, किसी देश में क्या हो जाए, कुछ मतलब प्रॉब्लम हो जाए, समस्या उत्पन्न हो जाए, आर्थिक संकट उत्पन्न हो जाए, तो एज अ यूएन का मेंबर आप क्या कर सकते हैं, अगर आपके पास पैसा है, आप आर्थिक रूप से मजबूत हैं, तो सामने वाले देश की क्या कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, सहायता कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। तो इसलिए तो अपने पास जब तक होगा नहीं तब तक दूसरे की हम हेल्प कैसे करेंगे। और स्थायी और अस्थायी बनना चाहते हो तो इसलिए क्या होना चाहिए, आप एक बड़ी शक्ति होना चाहिए। दूसरा, सैन्य ताकत आपकी क्या होनी चाहिए, सैन्य ताकत क्या होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए। सैन्य ताकत बड़ी होगी तभी जाके आपको क्या है, स्थायी और अस्थायी सदस्यता मिलेगी। मान लो कि अगर आप बड़ी स्थायी शक्ति है नहीं, तो इसका मतलब है कि आप पे कोई भी देश क्या करेगा, आंख दिखाएगा। और आंख दिखाएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जब आप अपने ही देश की सुरक्षा सही ढंग से नहीं कर पा रहे हो तो दूसरे देशों की सुरक्षा किस प्रकार करोगे। इसलिए माना गया कि बड़ी सैन्य ताकत होनी चाहिए, ठीक है ना। और थर्ड क्या है,
यूएन के बजट में योगदान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आप यूएन की टॉप मोस्ट कुर्सी लेना चाहते हो, है ना, आप यूएन के क्या टॉप मोस्ट सीट का मतलब क्या है, यूएन में क्या है, आप बड़ा पदवी लेना चाहते हो स्थायी और अस्थायी के तौर पर, तो इसका मतलब ऐसा ही थोड़ी मिल जाएगा, आपने उसमें कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, आपका विशेष योगदान होना चाहिए। तो देखते हो ना, कोई भी पार्टी होती है, कोई भी संगठन होता है, या कुछ भी हम बना लेते हैं, या स्कूल कॉलेजों में जो भी प्रोग्राम वगैरह होता है, तो जिस व्यक्ति का क्या होता है, योगदान ज़्यादा होता है, तो उसकी भूमिका क्या होती है, अहम होती है। तो इसी प्रकार क्या होता है, यूएन में बजट में योगदान क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। आप फालतू का बकवासबाजी कर रहे हो कि हाँ ये सब होना चाहिए, वो सब होना चाहिए, लेकिन आपके जेब में पैसा है नहीं ज़्यादा देने के लिए। जब आपकी बारी आती है योगदान करने की बजट में, तो आप पीछे हट जाते हैं, और आपको चाहिए भी क्या, यूएन की स्थायी सदस्यता भी चाहिए। इस वजह से ये माना गया कि यूएन में क्या है, इस बजट में योगदान इसका क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार लगा लेना, ठीक है ना। यहाँ से क्वेश्चन क्या है, आता ही आता है। लोकतंत्र और मानव अधिकार का सम्मान करने वाला हो, यानी जो भी यूएन का स्थायी या अस्थायी सदस्य बनना चाहता है, तो वो क्या है, लोकतंत्र यानी जानते हो, जनता का शासन। तो लोकतंत्र का सम्मान करने वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कि वहाँ पे खुद में डेमोक्रेसी है नहीं, लोकतंत्र है नहीं, जैसे कल पाकिस्तान बोलने लगे, ठीक है ना, कि मेरे को भी स्थायी सदस्य बनना है, ठीक है ना, और भी देश बोलने लगे कि मुझे स्थायी सदस्यता बनना, म्यांमार बोलने लगे मुझे स्थायी सदस्यता, तो वहाँ तो लोकतंत्र है ही नहीं, वहाँ आप तो अपने लोगों को खुद ही मार रहे हो वहाँ पर। तो आपको इसमें कैसे शामिल करेंगे, जब आप अपने ही लोगों के खिलाफ क्या कर रहे हो, अत्याचार कर रहे हो नागरिकों के खिलाफ, तो आप तो दूसरों के खिलाफ भी करोगे। इसलिए ऐसे सदस्यों को शामिल नहीं करना चाहिए। कैसे सदस्य शामिल होगा, जिसमें लोकतंत्र होगा, ठीक है ना, जैसे कि भारत है। आगे देखेंगे सारे जो मानदंड है ना, भारत के हिसाब से क्या है, फिट बैठते हैं। तो लोकतंत्र का सम्मान करने वाला होना चाहिए, और मानव अधिकार का सम्मान करने का मतलब क्या है, मानव अधिकार का मतलब होता है एक मानव होने के नाते जो क्या है, व्यक्तियों को अधिकार मिलता है, जीवन का अधिकार मिलता है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, मानव अधिकार, अच्छे से जीवन जीना, अपने हिसाब से जीवन जीना, ठीक है ना, महिलाओं का शोषण ना हो, बच्चों का शोषण ना हो, बुजुर्गों का शोषण ना हो, तो ये सारे विकलांगों का शोषण ना हो, तो ये सारी क्या है, मानव अधिकार के आ जाते हैं। तो ऐसे देश को शामिल किया जाएगा जो लोकतंत्र और मानव अधिकार का क्या करता हो, सम्मान करता हो। और फिफ्थ है, आबादी के हिसाब से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आबादी के हिसाब से बड़ा राष्ट्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बड़ा राष्ट्र। बड़ा राष्ट्र का मतलब क्या है कि आप, बड़ा राष्ट्र का मतलब ये यहाँ पर है, सिंपल सा मतलब है, बड़े राष्ट्र का जितनी आपकी आबादी है, मतलब जितनी आपकी आबादी है उसकी तुलना में क्या होना चाहिए, आपकी भूमि, यानी भौगोलिक रूप से आप क्या होने चाहिए, आपका राष्ट्र क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। जैसे भारत कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर आता है, आपको पता होगा, ठीक है ना। भारत कौन से नंबर पर आता है, 7वें नंबर पर। तो आबादी, ऐसा नहीं हो कि आप पे भूमि है नहीं, ऐसे अंगड़ाई लिया तो एक उसके दूसरे के पड़ोसी के उसमें चले जाए, खोली में घुस जाए, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, अच्छा सा क्या होना चाहिए, मतलब स्पेस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कूड़े मकोड़े की तरह सब पड़े हुए हैं छोटी सी जगह में, ऐसा नहीं। क्या होना चाहिए, बड़ा राष्ट्र होना चाहिए, आबादी हो लेकिन उसकी तुलना में क्या हो, आप पे भूमि क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। और लास्ट वन क्या है, ऐसा देश हो जिसका भूगोल, संस्कृति, अर्थव्यवस्था विश्व में विविधता की नुमाइंदगी करता हो। विश्व में विविधता की नुमाइंदगी करने का मतलब ऐसा देश यूएन में शामिल होगा, यानी स्थायी और अस्थायी के तौर पर, जो विश्व का भूगोल में, संस्कृति में, अर्थव्यवस्था में क्या करता हो, विविधता। एग्जाम्पल से भारत का समझना, भारत का भूगोल देखोगे तो आप समझ जाओगे, भारत में उत्तर में हिमालय भी है, ठंडी भी पड़ती है, दक्षिण में क्या है, कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया कहने का मतलब क्या है, मतलब जो क्या बोलते हैं, तटवर्ती क्षेत्र है, ठीक है ना। साउथ में जाओगे तो अलग है, वहाँ जाओगे तो अलग मिलेगी, नॉर्थ ईस्ट में जाओगे तो अलग मिलेगा, उत्तर पूर्व में, ठीक है ना, उत्तर पश्चिम में जाओगे तो अलग मिलेगा। तो क्या है, भारत का क्या है, भूगोल अलग है, कहीं पे पठार है, कहीं पे ज़मीन है, कहीं पे पहाड़ है, कहीं पे नदियाँ हैं, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें, कहीं पे झील है, तो ये सारी चीज़ें, तो विविधता है। दूसरा संस्कृति, ये मैं भारत की नहीं बता रहा हूँ, खाली एग्जाम्पल के लिए बताऊँ। संस्कृति, भारत की संस्कृति देख लीजिए, उत्तर भारत की संस्कृति अलग है, दक्षिण भारत की अलग है, गुजरात की संस्कृति अलग है, बंगाल की संस्कृति अलग है ना। ढोकला, फाफड़ा, जलेबी, ये सारी चीज़ें होती हैं कहाँ पे, पता ही होगा आपको, गुजरात में। बंगाल में जाओगे तो रसगुल्ला चलता है, कपड़े पहनने का ढंग, भाषा बोलने का ढंग, तो ये सारी चीज़ें क्या आ जाती है, संस्कृति में आ जाती है। अर्थव्यवस्था, भारत में भी कुछ राज्य अच्छे होते हैं, कुछ
मतलब पैसे वाले होते हैं, कुछ कमज़ोर होते हैं। तो इसको ध्यान रखना, बड़ी आर्थिक ताकत, बड़ी सैन्य ताकत, यूएन के बजट में योगदान ज़्यादा, लोकतंत्र और मानवाधिकार का सम्मान करता हो, आबादी के हिसाब से बड़ा राष्ट्र हो, भूगोल, संस्कृति और अर्थव्यवस्था के हिसाब से विश्व की विविधता की नुमाइंदगी करता हो। अब आते हैं किस पे, वीटो प्रक्रिया और ढांचे में सुधार। वीटो प्रक्रिया और ढांचा, हमने देखा था ना 3 तरीके के सुधार होना चाहिए उसके, वीटो में, प्रक्रिया में, न्यायाधिकार में, इन सब में सुधार होना चाहिए। तो अभी हम क्या देख रहे हैं, उसकी प्रक्रियाओं में क्या होना चाहिए, सुधार होना चाहिए। तो इसमें फर्स्ट है निषेधाधिकार खत्म होने चाहिए। क्या होने चाहिए, निषेधाधिकार। वीटो को निषेधाधिकार भी बोलते हैं, ध्यान रखना। निषेधाधिकार सिंपल से समझो, वीटो का मतलब क्या होता है। वीटो का मतलब होता है, यहाँ पे इस लेसन के हिसाब से वीटो का मतलब है जब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय होता है, ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी निर्णय होता है, तो आपको पता है यूएन में कितने स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य हैं, और उसमें से एक भी सदस्य ने क्या कर दिया, किसी नियम के विरुद्ध या किसी कानून के विरुद्ध क्या है, वीटो कर दिया, वीटो के माध्यम से मना कर दिया, इनकार कर दिया कि मैं ये नहीं चाहता हूँ। तो इससे क्या होगा, इससे ये हो जाएगा कि कहीं ना कहीं जो है, जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, भले ही सारे देशों ने क्या कर दिया, वो समर्थन दिया हो, नहीं ऐसा होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो डिसीजन पास नहीं हो पाएगा, उसी को क्या बोलते हैं, वीटो। और इसको समझने का प्रयास करना, एक एग्जांपल से समझता हूँ। जैसे भारत की बार बार क्या होती है, यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता की डिमांड उठती है। बहुत सारे देश मान भी जाते हैं, जितने भी अस्थायी देश हैं, ठीक है ना, और जितने भी 193 देश हैं टोटल, तो बहुत सारे देश मान जाते हैं। लेकिन चाइना जो है वो कभी नहीं मानता, वो क्या कर देता है, वीटो कर देता है। वीटो करने का मतलब है चाइना क्या कर देता है, इनकार कर देता है, जिस वजह से भारत कहीं ना कहीं यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता में शामिल नहीं हो पाता। इसी को क्या बोलते हैं, निषेधाधिकार या वीटो बोलते हैं। सिंपल से समझना, वीटो का मतलब क्या है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, किस पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब कोई भी निर्णय लिया जाता है, तो स्थायी सदस्यों में से किसी एक देश ने क्या किया, वीटो के माध्यम से या निषेधाधिकार के माध्यम से उस कानून को क्या कर देता है, रद्द कर देता है। भले ही सारे देशों ने क्या कर दिया हो, उसके समर्थन किया हो, लेकिन फिर भी क्या हो जाएगा, वो रद्द हो जाएगा। तो 1-2 बार पढ़ना, समझ में आ जाएगा। तो बहुत सारे देश बोलते हैं निषेधाधिकार क्या होना चाहिए, खत्म होना चाहिए। खत्म इसलिए होना चाहिए क्योंकि ये लोकतंत्र और संप्रभुता के क्या है, खिलाफ है। क्या है, लोकतंत्र नहीं है, क्योंकि 5 ही देश मिलकर ले रहे हैं, एक ही देश मिल रहे हैं, तो लोकतंत्र कहाँ हुआ। लोकतंत्र तो नंबर्स में बिलीव करता है, इस वजह से, और संप्रभुता के भी खिलाफ है, ठीक है ना। और बराबरी नहीं है तथा केवल 5 सदस्यों को ही स्थायी सदस्यता देना क्या होगा, अप्रासंगिक होगा। तो ये निषेधाधिकार हो गया। और ये निषेधाधिकार का वही परिभाषा समझाइए, जो मैंने परिभाषा समझाई है, वीडियो को थोड़ा सा स्लो कर लेना और क्या कर लेना, उसको लिख लेना। तो जब 5 में से कोई एक देश किसी निर्णय को रोक ले, भले ही अन्यों या स्थायी या और अस्थायी सदस्यों ने उसके पक्ष में क्या कर दिया हो, समर्थन किया हो, लेकिन फिर भी क्या होगा, वो निषेधाधिकार यानी खत्म हो जाएगा। जैसे भारत के राष्ट्रपति को एक वीटो के भी बहुत सारे प्रकार होते हैं। जेबी वीटो होता है, क्वालिफाइड वीटो होता है, ठीक है ना। तो भारत के जो राष्ट्रपति को है 3-4 वीटो है, तो उसमें एक जेबी वीटो होता है। क्या होता है, जेबी वीटो। तो जेबी वीटो में क्या होता है, खैर ऐसे ही बता दे रहा हूँ, ये पेन भी सही से चल नहीं रहा है, ठीक है ना। सिंपल सा ध्यान रखना, कौन सा होता है, जेबी वीटो होता है। क्या होता है, जेबी वीटो होता है। तो जेबी वीटो होता है राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को। तो कोई भी विधेयक या विधेयक आता है राष्ट्रपति के पास, तो वो क्या करता है, उसको अपने पॉकेट में डाल लेता है। इसको जेबी वीटो बोलते हैं, पॉकेट वीटो भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पॉकेट वीटो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। खैर ये सब, इन सब पे मत जाना, खाली यहीं तक रहना। ये हो गया। फिर वीटो खत्म नहीं हो सकता, तो ऐसा भी माना जाता है वीटो खत्म होने की बात की जा रही है, लेकिन वीटो क्या होगा, कभी भी खत्म नहीं होगा। खत्म इसलिए नहीं होगा, अगर मान लो वीटो को खत्म कर दिया जाए, निषेधाधिकार को खत्म कर दिया जाए, तो यूएन में जो भी 5 स्थायी सदस्य हैं 1945 से रहे हैं, तो उनकी दिलचस्पी कहीं ना कहीं क्या हो जाएगी, खत्म। वो तो इसीलिए आए थे यहाँ पे। कोई भी संगठन, कोई व्यक्ति ज्वाइन करता है तो उसका कुछ ना कुछ क्या होता है, निजी हित होता है। आप भी कोई ना कोई संगठन ज्वाइन करते होंगे, कॉलेजों में, स्कूलों में, ठीक है ना। अभी तो स्कूल में ही होंगे, ठीक है ना। तो कुछ ना कुछ क्या होता है, उसके पीछे इंटरेस्ट होता है। अगर वीटो को ख़त्म कर दिया तो इन देशों का क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। तो इस वजह से वीटो ऐसा माना जाता है जो कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। क्या हो सकता है, वीटो कभी भी ख़त्म नहीं होगा। फिर ये देख लिया कि हमने वीटो प्रक्रिया है और ढांचे में सुधार की, निषेधाधिकार को ख़त्म करो,
निजधिकार की परिभाषा, और वीटो ख़त्म नहीं हो सकता क्योंकि इनकी दिलचस्पी क्या हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। अब है यूएन की सदस्यता से संबंधित तथ्य, यानी जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कुछ तथ्य हैं, यानी चुनाव से रिलेटेड। ये नीचे का भले ही दिख ना रहा हो, मैं बता दूंगा थोड़ा सा लास्ट में, जब मैं वो करूँगा तो थोड़ा सा कैमरे को ठीक कर दूंगा, तो इससे आप क्या ले लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है ना। अभी मैं बता देता हूँ, उसको सुन लो। यूएन की स्थायी सदस्यता से संबंधित तथ्य ये है कि यूएन में क्या है, 5 स्थायी सदस्यों को क्या है, वीटो अधिकार प्राप्त है। कितने को, 5 को। कौन कौन से हैं, नाम लिख के बताइए, ठीक है ना। 5 स्थायी सदस्यों को क्या है, वीटो के साथ क्या है, स्थायी सदस्यता दी गई है, किसमें, सुरक्षा परिषद में। और अस्थायी सदस्य 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए, ठीक है ना। ध्यान रखना कितने वर्ष के लिए चुने जाते हैं, 2 वर्ष के लिए क्या है, इनका चुनाव होता है। कितने वर्ष के लिए होता है, 2 वर्ष के लिए क्या होता है, इनका चुनाव होता है। तो ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए क्या होता, चुनाव होता है, निर्वाचन होता है किसका, अस्थायी सदस्यों का, ठीक है ना। कितने का, 2 वर्ष के लिए होता है, यानी 5 जो स्थायी सदस्य हैं यूएन में उनका तो निर्वाचन स्थायी हो गया, और बाकी जो कितने हैं, 10 अस्थायी सदस्य। ध्यान रखना कितने होते हैं, 10 होते हैं, 5 स्थायी और 10 अस्थायी, तो टोटल कितने हो गए, 15 हो गए। तो ध्यान रखना है, तो इन 10 देशों का क्या होता है, निर्वाचन होता है, वो 2 वर्ष के लिए होता है, और 2 वर्ष के बाद क्या होता है, इनके तत्काल बाद क्या होता है, नए सदस्य आते हैं, ठीक है ना। कौन आते हैं, नए सदस्य आते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि जब 2 वर्ष में इनका निर्वाचन हो जाता है, चुनाव हो जाता है, तो इसके तुरंत बाद क्या है, ये लोग नहीं बन सकते। तो इसका मतलब मैं बता रहा था कि 2 वर्ष के लिए अगर इनका चुनाव हो गया तो इसका तुरंत बाद क्या है, ये लोग दोबारा से 2 वर्ष के लिए नहीं चुने जाएंगे। चुने तो जाएंगे बाद में, लेकिन तत्काल नहीं। जैसे मान लो अभी क्या चल रहा है, अभी 2023 चल रहा है, 2023 चल रहा है। तो मान लो जैसे भारत चुना गया 2023-24 के लिए, एग्जाम्पल, भारत क्या है 2023-24 के लिए चुना गया, तो 2 साल हो गए, 2023 और 2024। तो इसका मतलब है 2 साल के लिए चुना गया, लेकिन इसका मतलब ये होगा कि 2025 जो होगा उसमें दोबारा से भारत क्या है, चुना जाएगा लेकिन 2025 के बाद, ठीक है ना। तो ध्यान रखना 2 वर्ष के लिए अस्थायी सदस्य जो 10 हैं उनका चुनाव होता है, और उसके बाद नए सदस्य आते हैं, और जो ये सदस्य होते हैं इनका चुनाव तत्काल नहीं होता है। तो ध्यान रखना इस चीज़ को। और फिर थर्ड क्या है, थर्ड है अस्थायी सदस्यों का चुनाव इस तरह से विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है। विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व होने का क्या मतलब है यहाँ पर, विश्व। तो थर्ड पॉइंट क्या है, अस्थायी सदस्यों का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, अस्थायी सदस्यों का चुनाव इस तरह से होता है कि विश्व के सभी देशों की क्या हो सके, उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। यानी जो 10 देश चुने जाते हैं, 5 तो हैं जो चुने ही जाते हैं, लेकिन जो 10 देश और चुने जाते हैं वो इस तरीके से चुने जाते हैं कि विश्व के सारे देश क्या हो जाएं, विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व हो जाए। क्या है, विश्व के सभी देशों का प्रतिनिधित्व होता है। तो देखेंगे तो लैटिन अमेरिका से 2 आते हैं, अफ्रीका से 2 आते हैं, एशिया से 2-3 आते हैं, ठीक है ना। तो इस तरीके से उसको देखा जाता है ताकि जितने भी 7 कॉन्टिनेंट है वहाँ से कुछ ना कुछ क्या है, सदस्य आ जाए। इस तरीके से क्या होता है, उनका चुनाव होता है। फिर है अस्थायी, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, अस्थायी सदस्यों को क्या है, वीटो प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना अस्थायी सदस्यों को क्या है, वीटो प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। वीटो किसको प्राप्त है, केवल स्थायी सदस्यों को ही क्या है, वीटो प्राप्त है, अस्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त नहीं है, ठीक है ना। अस्थायी सदस्यों को वीटो प्राप्त नहीं है। तो ध्यान रखना ये सारे पॉइंट हो गए कि यूएन से की सदस्यता से संबंधित तथ्य क्या है, सिंपल सा है, 5 स्थायी सदस्यों को सुरक्षा परिषद में क्या है, सीट दी गई है, वीटो का अधिकार है, और उसमें क्या होते हैं, ठीक है ना। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा क्या है, अस्थायी जो सदस्य होते हैं उनका चुनाव क्या होता है, 2 वर्ष के लिए होता है निर्वाचन, और उसके बाद क्या है, नए सदस्य आते हैं, और जो 2 वर्ष के लिए चुने जाते हैं उनका, उन देशों का क्या है, तत्काल से निर्वाचन या पुनर्निर्वाचन नहीं होता है लेकिन बाद में। और अस्थायी सदस्यों का चुनाव इस प्रकार से किया जाता है ताकि विश्व के सभी देशों की क्या हो सके, उसमें प्रतिनिधित्व हो सके। और चौथा ध्यान रखना, अस्थायी सदस्यों को वीटो का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, वीटो का अधिकार नहीं है। तो
तो ये सारी हमने चीज़ें देख ली, ठीक है ना। और यूएन, अब देखेंगे यूएन का न्यायाधिकार। बार बार आउटसाइडिंग नॉइस आ जाती है तो वीडियो को रोकना पड़ता है, क्या कर सकते हैं, लेकिन आप पढ़ने पे ध्यान दीजिए। तो अब हम देखेंगे क्या यूएन का न्यायाधिकार। ये सारी चीज़ें देख ली, प्रक्रिया में ढांचागत सुधार। अब देखेंगे यूएन का न्यायाधिकार। इसको अच्छे से पढ़ने का प्रयास कीजिए, मैं बता रहा हूँ अगर इस वीडियो को आप अच्छे से पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे, लिख लेंगे, तो इतना गारंटी देता हूँ पॉलिटिकल साइंस में कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी 12वीं में। चाहे कोई भी व्यक्ति कहीं भी पढ़ रहा हो, कहीं भी पढ़ रहा हो, अगर आप यहाँ से मतलब कहीं से भी पढ़ें, अगर आप यहाँ से भी पढ़ रहे हैं या यहीं से पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब मैं इतना ज़रूर आपको बता सकता हूँ, कोई कहीं से भी पढ़ रहा हो तो आपकी जो नॉलेज होगी उसकी तुलना में कम नहीं होगी। ध्यान रखना, चाहे कितना भी बड़े से बड़ा होगा ना, तो उस कम नहीं होगी। जितनी 12वीं के लिए आवश्यकता है उतनी नॉलेज क्या आप पे पूरी होगी। तो ध्यान रखना, कभी भी मिला लेना, ठीक है ना। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना। तो अब हम क्या देखेंगे, यूएन का न्यायाधिकार। क्या देखेंगे, यूएन का न्यायाधिकार। यूएन का न्यायाधिकार का मतलब क्या है, न्यायाधिकार का मतलब क्या होता है, एक मिनट। हाँ, तो क्या है यूएन का न्यायाधिकार। यूएन का न्यायाधिकार का मतलब है कि यूएन का कितना अधिकार है। न्याय का अधिकार का मतलब क्या है, जैसे कि अगर आपने भारत का संविधान पढ़ा होगा तो उसमें आर्टिकल 32 है, यानी अनुच्छेद 32 है। उसमें अनुच्छेद 32 में कई सारे क्या है, रिट्स वगैरह दिया गया है, ठीक है ना। हैबियस कॉर्पस, मेंडेमास, है ना, प्रोहिबिशन, तो प्रतिषेध करके एक दिया होता है। तो उसमें बताता है, जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो निचली अदालतों को बताता है कि जितना आपका न्यायाधिकार है उसी में क्या करें, आप काम करें। तो यूएन का न्यायाधिकार, तो यूएन का न्यायाधिकार मतलब क्या क्या यूएन को काम करने चाहिए और कौन कौन से काम उसमें ऐड होने चाहिए, उसका न्याय का क्षेत्र कितना बढ़ना चाहिए, तो ये सारी चीज़ें थी। तो क्या हुआ था, यूएन की स्थापना कब हुई थी, आपको पता है यूएन की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी, ठीक है ना। और भारत इसमें कब शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945। ध्यान रखना, भारत कब शामिल हुआ था, 30 अक्टूबर 1945 को क्या हो गया था, भारत इसमें क्या हो गया था, शामिल हो गया था। तो क्या हुआ था, 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना हुई। तो यूएन की जब स्थापना हुई तो उसके 60 साल बाद क्या है, उसकी वर्षगांठ मनाई गई, समारोह मनाया गया। जैसे होता है ना, किसी का बर्थडे मनाया जाता है या शादी वगैरह होती है तो गोल्डन जुबली, गोल्डन सिल्वर पता नहीं कौन कौन से चलते हैं, है ना, सिल्वर जुबली जो भी होगा आपको पता होगा, ठीक है ना। तो वो सारी चीज़ें होती है। तो इसी तरीके से जब यूएन का 60 साल पूरा हुआ, समारोह हुआ, तो फिर क्या हुआ, 2005 में क्या हुआ, यूएन को 60 साल हो गया। कितना साल हो गया, 60 साल हो गया 2005 में। तो सितंबर 2005 में, सितंबर में क्या हो गया, इसको 5 साल हो गया। तो जब इसको 5 साल हो गया तो इसमें कुछ और क्या है, न्यायाधिकार यानी उसके अधिकारों में क्या करी गई, बढ़ोतरी करी गई। तो एक एक करके देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। इसको एक दो बार नज़रों में निकाल लेना, ठीक है ना। फर्स्ट क्या है, शांति संस्थापक आयोग का गठन होगा। शांति संस्थापक आयोग का गठन मतलब एक ऐसा आयोग बनाया जाएगा जो स्पेशली किसके लिए काम करेगा, शांति के लिए। ध्यान रखना, यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को अत्याचार से ना बचाए तो विश्व बिरादरी का उत्तरदायित्व ले और इसे स्वीकार किया गया। ये वाला पॉइंट समझना। यदि, इसका मतलब क्या इसमें बोला गया कि यदि कोई राष्ट्र है, जैसे कि एग्जाम्पल ले लीजिए, कोई भी राष्ट्र है, XYZ कोई भी राष्ट्र है, तो उस राष्ट्र के जो नागरिक हैं, जैसे कि एग्जाम्पल म्यांमार का ले लेते हैं, ठीक है ना। एग्जाम्पल किसका ले लिया, म्यांमार का ले लिया। तो म्यांमार में क्या है, वहाँ की जो, अब पता है म्यांमार में क्या चल रहा है, सैनिक शासन चल रहा है, जुंटा गवर्नमेंट बोलते हैं सैनिक शासन को, क्या बोलते हैं, जुंटा गवर्नमेंट। तो म्यांमार में क्या है, जुंटा गवर्नमेंट है। तो वहाँ के जो लोगों के प्रति क्या हो रही है, वहीं की सरकार अत्याचार, वहीं की सरकार है जो म्यांमार की सरकार है या जो सैनिक अत्याचार कर रही है, किसके खिलाफ, अपने नागरिकों के खिलाफ क्या कर रही है, अत्याचार कर रही है ना। एट्रोसिटीज़, अत्याचार को क्या बोलते हैं, एट्रोसिटीज़ बोलते हैं, ठीक है ना। ये वर्ड भी लिख लेना, काम आएगा, क्या बोलते हैं, एट्रोसिटीज़। तो अत्याचार, एट्रोसिटीज़ करती है, किसके खिलाफ करती है, अपने नागरिकों के खिलाफ। तो इसका मतलब है जो म्यांमार में जो नागरिक रह रहे हैं म्यांमार के, वो अपनी देश की सरकार या सेना से ही सुरक्षित नहीं है। तो ऐसे में क्या है, विश्व बिरादरी यानी विश्व के जितने भी देश हैं वो क्या करेंगे, म्यांमार के नागरिकों की क्या करेंगे, सुरक्षा करेंगे, एक मानव होने के नाते, ठीक है ना। उसकी किसका उत्तरदायित्व होगा कि म्यांमार की सरकार को ठीक करना या वहाँ के नागरिकों को क्या करना, सही से अधिकार देना, सही से जीवन जी सके, तो वो किसकी जिम्मेदारी होगी, विश्व बिरादरी, यूएन की जिम्मेदारी होगी। ध्यान रखना, ठीक है ना। ये सारी बातें लॉ
कभी पढ़ोगे ना जीन जैक रूसो लॉक, तो इन सब की बातों में कहीं ना कहीं क्या ये मिलेगा। थर्ड है मानव अधिकार परिषद की स्थापना। किसकी? मानव अधिकार परिषद की स्थापना, यानी मानव, जहाँ पे मानव से रिलेटेड क्या है, मानव अधिकारों से रिलेटेड क्या है, मुद्दे उठाए जाए। ठीक है ना। कभी कभी देखते होगे ना, पुलिस जेल में पकड़ लेती है, छोड़ती ही नहीं है लोगों को, और जो बेकसूर है होते हैं उन्हीं को पकड़ लेती है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, कंचना 3 मूवी है। कौन सी है? कंचना 3 मूवी है। तो कंचना 3 मूवी में आप देखोगे तो उसमें एक लंगड़ा होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। लंगड़े का मतलब क्या है? मतलब पैर से थोड़ा सा क्या होता है, डिफेक्टेड होता है, उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है बिना मतलब में। तो बार बार काली का नाम लेता है, काली आएगा आएगा। ठीक है ना। काली आने का मतलब क्या है कि जो पुलिस है कहीं ना कहीं क्या करती है, बेकसूरों को कभी कभी गिरफ्तार भी कर लेती है। तो ये भी किसके अंदर में आता है? मानव अधिकार के। लोगों से क्या है, बिना मतलब के बेगारी करवाई जाती है, बंधुआ मजदूरी करवाई जाती है। ठीक है ना। वो सारी चीज़ें क्या आती है, मानव अधिकार में। महिलाओं का अत्याचार होता है, तो ये सारी चीज़ें दोबारा ना हो, इसको देख रेख के लिए क्या होना चाहिए, एक परिषद की स्थापना होनी चाहिए। तो मानव अधिकार परिषद यानी ह्यूमन राइट काउंसिल की क्या हो गई, स्थापना हो गई। कब? 2006 में। 2006 से चल रहा है ये। ठीक है ना। ये देख रहे हो, ये कहीं ना कहीं यूएन के जो कार्य क्षेत्र है उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी हो रही है, उसके न्यायाधिकार में क्या हो रहा है, बढ़ोतरी हो रही है। फिर आता है चौथा, सहस्राब्दी। सहस्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल। 1000, जैसे आपने सुना होगा डिकेड यानी दशक। दशक क्या होता है? दशक का मतलब 10 साल। सेंचुरी, शताब्दी, शताब्दी का मतलब 100 साल। और सहस्राब्दी का मतलब होता है 1000 साल। कितने साल? 1000 साल। तो सहस्राब्दी विकास लक्ष्य है। मैंने आपको बताया था कि 2000 में क्या हुआ था, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य आया था। ठीक है ना। जब हम एक कार्टून वाली वीडियो हमने पीछे डिस्कशन किया था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, सतत विकास लक्ष्य। तो सतत विकास लक्ष्य 2015 में आया। तो 2015 से पहले क्या चलता था, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य चलता था। लेकिन क्या हुआ, 2015 में क्या आ गया, SDG आ गया। SDG मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, यानी सतत विकास लक्ष्य आ गया, जिसमें क्या है 17 लक्ष्य रखे गए। तो पहले इस पे बात बनी थी कि कहीं ना कहीं क्या है, न्याय की बात करेंगे, पर्यावरण को ठीक करेंगे। तो ये सारी चीज़ें उसमें होती थी। महिलाओं को जेंडर इक्वालिटी की बात होती थी, है ना, जेंडर समानता की बात होती थी। तो ये सारी चीज़ें इसमें शामिल थी। इसमें घुसना नहीं है, बस आपको एक बार पढ़ के क्या कर लेना है, निकल लेना है, और इसके स्थान पर क्या आ जाता है। लेकिन अब ये नहीं है, ध्यान रखना, सहस्राब्दी विकास लक्ष्य क्या हो गया, खत्म हो गया। अब 5वां, हर रूप रीति में आतंकवाद की निंदा करना। हर रूप रीति में आतंकवाद की निंदा करना। आतंकवाद की निंदा हर रूप रीति में मतलब क्या है, पहले जो अमेरिका है आतंकवाद को मानता ही नहीं था, बढ़ावा दे रहा था, है ना, भैया जाओ जाके बम देते हैं, बम दे रहा था, हथियार दे रहा था, जाओ सामने वाले को, सोवियत संघ को क्या कर दो, उड़ा के आ जाओ। लेकिन होता है ना कभी कभी, किसी दूसरे के लिए जब गड्ढा खोदते हैं तो उस गड्ढे में क्या हो जाते हैं, खुद गिर जाते हैं। तो सोवियत संघ की दुकान में आग लगाने के लिए भेजा था। किसकी दुकान में? सोवियत संघ की आग लगाने के लिए, सोवियत संघ की दुकान में आग लगाने के लिए भेजा था। लेकिन 9/11 जब होता है 2001 में, तो अमेरिका के क्षेत्र होता है न्यूयॉर्क, वहाँ पर क्या कर देता है, वहीं पे आग लगा देते हैं। कौन? आतंकवाद। तो और ये भी माना जाता है, कभी कभी कोई बोलता है अच्छा आतंकवाद है, बुरा आतंकवाद है। ठीक है ना। इस तरीके से आतंकवाद के विभिन्न रूप भी बताते हैं, सुने होंगे आपने। तो इस पे हमें घुसना नहीं है। तो हर रूप रीति आतंकवाद कोई अच्छा नहीं है। ठीक है ना। आतंकवाद हर रूप रीति में क्या है, बुरा हमें मानना होगा, ध्यान रखना। उसके बाद छठा है एक लोकतंत्र कोष का गठन। एक लोकतंत्र कोष का गठन, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा था, लोकतंत्र का सम्मान करने वाला हो। तो लोकतंत्र मतलब लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए, उसकी स्कीम को बढ़ावा देने के लिए कहीं ना कहीं एक कोष बनाया जाना चाहिए। जिन देशों में लोकतंत्र नहीं है उन देशों में लोकतंत्र लाने का क्या किया जाएगा, प्रयास किया जाएगा। पहले एक ट्रस्टीशिप काउंसिल थी, ठीक है ना, न्यासिता परिषद बोलते हैं। ये क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये बस इसको एक बार देख लेना, ठीक है ना। एक बार दोबारा से बता देता हूँ। यूएन का न्यायाधिकार, जब 60 वर्ष यूएन के पूरे हो गए 2005 में, तो कुछ क्या है, उसके न्याय के अधिकारों में यानी उसके क्षेत्रों में क्या हुआ, वृद्धि। शांति संस्थापक आयोग के गठन की बात की गई। यदि कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को नहीं बचा पा रहा है तो विश्व बिरादरी की क्या है, ये जिम्मेवारी बनेगी, उत्तरदायित्व बनेगा कि वो वहाँ के नागरिकों को ठीक करे। मानव अधिकार परिषद की स्थापना से शताब्दी विकास लक्ष्य जो खत्म हो गया। हर रूप रीति में आतंकवाद की निंदा, लोकतंत्र कोष का खत्म होना, ट्रस्टीशिप काउंसिल का क्या होना, खत्म होना। अब है क्या,
अब ये अलग क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बॉक्स में आपके लिखा होता है नीले वाले में। एनसीईआरटी की बुक उठाओगे ना, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ यहीं से, जो मेन है मैंने लिख दिया, लेकिन एक बार आप भी क्या करना, बुक जाके पढ़ लेना, ठीक है ना। आईएमएफ का मतलब होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ये एक संगठन है। क्या है? संगठन है। तो हम देखेंगे जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, आप जानते हैं कब हुआ था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, यानी द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 45 तक चला। 1939 से 45 तक जब चला तो विश्व के देशों की हालत क्या हो गई? खस्ता हो गई, आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा क्या हो गए? कमज़ोर हो गए। तो और क्या हो गया? उनको दोबारा से अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए क्या है? आगे आना था। तो ऐसे में कोई ना कोई संगठन की आवश्यकता थी। तो हम देखेंगे कि आईएमएफ आ जाता है, वर्ल्ड बैंक आ जाता है, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वित्त व्यवस्था की क्या करता है? देख रेख करता है। तो 1945 में एक संस्था बन जाती है, कौन सी? आईएमएफ। तो ब्रेटन वुड, एक कभी इकोनॉमिक्स जब पढ़ाऊंगा तो उसमें ब्रेटन वुड प्रणाली आएगी, तो उसके तहत क्या होता है? आईएमएफ का गठन हो जाता है, ठीक है ना। किसका गठन हो जाता है? आईएमएफ का गठन हो जाता है 1945 में। कब हो जाता है? 1945 में क्या होता है? आईएमएफ का गठन हो जाता है। और नाम में क्या? मॉनेटरी फंड, यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, यानी मुद्रा से रिलेटेड, मुद्रा मतलब वित्त से रिलेटेड अगर कोई भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा? व्यवस्था करनी होगी तो कौन करता है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, ध्यान रखना। और सिर्फ व्यवस्था ही नहीं करता, जब सहायता की ज़रूरत होती है दूसरे देशों को तो तकनीकी सहायता भी क्या करता है? उपलब्ध कराता है, तकनीक भी देता है, वित्तीय सहायता भी क्या करवाता है? उपलब्ध करवाता है। वर्तमान में वैसे आपकी बुक में 2006 दे रखा है, आप एक बार चेक कर लेना, वैसे इतने ही होते, चेंज नहीं होता। तो वर्तमान में 189 यानी 189 क्या है? इसमें सदस्य शामिल हैं, ठीक है ना। और इसमें भी क्या होता है? वोटिंग परसेंटेज होता है। क्या होता है? वोटिंग परसेंटेज होता है। सुनना, इसको क्या होता है? वोटिंग परसेंटेज। वोटिंग परसेंट मतलब ग्रुप 7, एक समूह 7 बना था, आप देखना, ठीक है ना। पहले समूह 8 होता था, लेकिन पहले समूह 8 था, लेकिन 2014 में क्या किया था? जो ये है रशिया मतलब रूस, जो है रूस ने क्या किया था? यूक्रेन का जो साउथ का पार्ट है ना, उसका नाम क्रीमिया था, उसको वो हथिया लिया था। तो इस वजह से क्या है? रूस को लात मार के भगा दिए, कहाँ से? समूह 8 से। तो समूह 7 क्या हो गया? 8 हो गया। इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेना। तो समूह 7 में जो देश हैं, 7 देश आते हैं, इसमें देखेंगे कौन कौन से। तो जो 7 देश आते हैं तो उन पे क्या है? वोटिंग परसेंटेज क्या होता है? ज़्यादा होता है। मतलब मान लो 189 सदस्य हैं, कितने हैं? 189 सदस्य है ना, तो उसमें से सबसे ज़्यादा वोट जो शामिल है ना, केवल 7 सदस्यों को शामिल है। सबसे ज़्यादा वोट कितने देशों को? 7 सदस्यों को क्या है? शामिल है। कितना है? 41.29%। और सबसे ज़्यादा किसको? अमेरिका को है, 16.52%। यही क्या है? आईएमएफ है। एक बार फिर भी देख लो, बता तो दिया ही है। आईएमएफ यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। और वैश्विक वित्त व्यवस्था की देखरेख तथा मांगे जाने पर तकनीकी और वित्तीय सहायता क्या करवाता है? मुहैया करवाता है। और 2006 के हिसाब से कितने सदस्य हैं? 189 सदस्य हैं। लेकिन इन 189 सदस्यों में से समूह 7 के सदस्यों को क्या है? 41.25% क्या है? 29% वोट हासिल है। ये रटने की जरूरत नहीं है, बस मोटा मोटी इतना ध्यान रखना। 189 सदस्यों में से केवल 7 देशों को ही 40% या 41% क्या है? वोट हासिल है। उसमें भी सबसे ज़्यादा किसको है? अमेरिका को है, 16.52% वोट हासिल है। तो ये क्या होगा? ये था आज का हमारा पूरा लेक्चर। तो ध्यान रखना, इसको अच्छे से पढ़ लेना, समझ लेना, ठीक है ना। ये सारी चीज़ें हमने देखी। यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी और अस्थायी सदस्य बनने के मानदंड, वीटो की प्रक्रिया और ढांचे में सुधार, संबंधित तथ्य देखे, न्यायाधिकार देखा और आईएमएफ के बारे में समझा। तो आज के लिए लेक्चर इतना ही रखते हैं। आप क्या कर लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। और ये वाला अगर नहीं दिख रहा होगा, थोड़ा सा कैमरा थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा तो दिख जाएगा आपको, लेकिन मैंने बता दिया। और पसंद आए वीडियो तो लाइक करिए, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक करिए। क्यों डिसलाइक किया उसका कारण भी बताइए, ठीक है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें।